आइए सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी पे। आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। हम लोग जो है एनटीपीसी रेलवे के क्वेश्चंस को हर दिन शिफ्ट बाय शिफ्ट जो क्वेश्चन हो रहा है उसको लेके हम वीडियो बनाते रहे और आप लोग उसको देख रहे हैं और आप ही लोगों के उत्साह से मेरे अंदर भी ये उत्साह जग गया है कि और भी जो है क्वेश्चन उसमें डाला जाए। वीडियो भले लंबा हो लेकिन ये है कि सारे क्वेश्चन उसमें समाहित हो जाए। नहीं तो आप लोग कह रहे थे कि सर बस अपना छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो आपके ही एनर्जी को देखते हुए हमने थोड़ा सा वीडियो छोटा कर दिया था। आज मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में अपलोड हो जाए और उसका जो है लाभ आप लेते रहें। आइए हम लोग दो सवाल यहाँ बोर्ड पे जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। निर्मल ने बैंक में 3% साधारण ब्याज पर 1380 रुपए का निवेश किया है। 3 साल बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? मैं आपको बता दूं कि जो साधारण ब्याज में हर साल जो है ब्याज बराबर होता है, तो चाहे 3 साल का निकालिए चाहे 1 साल का निकालिए। 1 साल का निकाल के 3 का गुणा कर दीजिए या 3 साल का एक साथ निकाल लीजिए, बात दोनों बराबर है। मैं 1 साल का निकालता हूँ। आपके पास है क्या? आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 1380 है और 3% का मतलब होता है 3/100। तो जब 3% का मतलब होता है 3/100, तो इसका 3/100 आप निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 3/24 और 3 त्रिका 9, 9 और 2 मिलके 11 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीचे जीरो है तो हमने लिख दिया 41.4 हो गया। तो आप कहेंगे 3 साल का ब्याज बताइए, तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का जो ब्याज होगा तो 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 साल का ब्याज 3 का इसमें गुणा कीजिए, 3 चौके 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 चौके 12, तो ये आ गया 124.2। ये 3 साल का ब्याज है और आपसे पूछा क्या है अमाउंट कितना होगा, तो इसमें जोड़ दीजिए। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, राशि जो है अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 1380 और 1380 में 124.2 जोड़ दिया जाए। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 8 2 10, 3 और 1 4, 1 5 हो गया और ये आंसर आ गया कितना, 1504। कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जो हमको समझाना है तो मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हर क्वेश्चन जो है 30 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाए, लेकिन अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन जो है 30 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाएगा। इसलिए बी कॉन्फिडेंट होकर के इस वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। इसके नीचे देखिए, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि सप्ताह में उसकी बिक्री की आय रुपए में 2938 की, तो उसका लाभ बताइए। मतलब एसपी आपको मालूम है और लाभ मालूम है। अगर सीपी, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, ये आपका प्रॉफिट है। तो अगर सीपी आपने बनाया 100 है, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 130 और एसपी की वैल्यू आपके पास है। मैं क्वेश्चन को ऐसे देखते समय रेशियो भी बना लेता हूं, अगर रेशियो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप देखो जरा, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, जो निकालना हो सब निकाल सकते हो। प्रॉफिट निकालना हो तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, सीपी निकालना हो तो आप सीपी निकाल सकते हो, एसपी तो क्वेश्चन नहीं दिया है। अब 13 की वैल्यू इसके बराबर है, तो आप जरा बताइए कि 13 की वैल्यू जो है 2938 के बराबर है, तो 13 से कट जाएगा। कितनी बार में कट रहा है भाई, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, बचेगा कितना, 13 छक 78, ठीक है 226। इसका मतलब हुआ कि 13 में 226 का गुणा करने पे ये आपका एसपी आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, लाभ पूछ रहा है तो 3 का गुणा कर दीजिए, मतलब इसमें भी 226 का गुणा कर दीजिए। तो 3 छक 18 और 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6, तो अब देखिए 678 आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आराम से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ स्लो होंगे कुछ फास्ट होंगे। तरीके को आप समझें, मेथड को समझें और उसको अप्लाई करें। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में 2 क्वेश्चन और आपके साथ स्क्रीन पर है और मैं
मैंने कल भी वीडियो बनाया था 7, 8, 9, 11 तीनों वीडियो में ये सवाल रिपीट है कि बच्चों ध्यान देना है। 29%, 28% और 13% के 3 लगातार छूटों को बराबर एक एकल छूट में पूर्णांकित कीजिए। हमने तीनों वीडियो बनाया है, बस अंतर क्या हुआ कि रेलवे ने क्या किया, उधर थोड़े से डिजिट थोड़े आसान दे दिए थे और इस बार का डिजिट थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है। बस पैटर्न सेम है, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है कैलकुलेशन में, बट आप घबराइए नहीं, मेथड जानेंगे तो कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो हम लोग ये भी फार्मूला लगाते हैं, ये भी फार्मूले से जो है एकल छूट की तरफ बढ़ा जाता है। ये भी फार्मूला क्या है, सबको पता है, a + b - ab और डिवाइडेड बाय 100। ये जो है दो लोगों को एक सिंगल जो है प्रतिशत में या सिंगल जो है छूट में कन्वर्ट करने का एक यूज फार्मूला है, ये भी फार्मूला। अब देखिए जरा, इसमें 29 और 28 को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसका हम 13 के साथ जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो 29 और 28 को जोड़ दिया जाए तो 28 × 56, 56 और 1 57 माइनस 29 × 28/100 और ये जो सिंगल जो है कन्वर्ट होगा एक छूट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरा थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हम 29 के जगह पर 30 का गुणा कर देते हैं और 30 का गुणा करेंगे मतलब 3 का गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे 3 का गुणा तो आसान हो जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 6 = 6 × 2 = 8, 840 हो गया। मैंने 29 का और इसमें 29 एक अधिक लिया जाता तभी 30 हुआ था, इसमें से 29 और माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल गया कि 811 इसका आने वाला है। ऐसे आप गुणा करेंगे। कैसे गुणा को स्मार्ट बनाते हैं, जो जीरो की तरफ जो है अग्रसर करके, मतलब 29 और 28 का गुणा आपके पास 811 आ गया। तो आप कहेंगे ठीक है 811 है तो ये आ गया आपके पास 57 माइनस 811 का मतलब 8.1 नीचे 100 है और इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। कितना माइनस कर देना, 8 माइनस कर देना है तो 48 दशमलव। स्मार्ट कैलकुलेशन की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर जो है थोड़े से समय कम हो जाएंगे। और जिन बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं ठीक है हम थोड़ा सा स्लो हैं तो वो कॉपी पर अलग से गुणा करके देख सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास कितना, एक सिंगल छूट। मेरा काम था बताना कि 29 और 28 को एक सिंगल छूट में जब आप कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 48.89। अब 48.89 और 13 को लेकर सॉल्व करना है तो 48.89 और प्लस 13 माइनस 48.89 गुणे 13 बटे कितना 100। जो भी आएगा भी आपके आंसर की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो 48 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 61.89। यहाँ गुणा कर लिया जाए, 13 × 9 = 117 को 7 हो गया, 11 बचेगा। 13 बटे 104 और 11 = 115, फिर से 11 बचेगा। 13 बटे 104 और 11 फिर से जो है 11 बचेगा। 13 चौके 52, 52 में 11 जोड़ दीजिए 52 और 10 62 और 1 कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। 2 डेसिमल पहले से था, 2 और 4 मिला दीजिए तो ये आ गया 6.3557। कहाँ है, 2 ही अंक तक करना है तो 2 ही अंक तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जरा, इसमें से हम निकालेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 दशमलव, घटाना आसान करिए, 9 में से मैं 5 घटा दिया कितना बचेगा 4, 8 में से 3 घटा दिया तो कितना बचेगा 5। ये जो वैल्यू आ गया इतना प्रतिशत। आप ऑप्शन की तरफ जाके देखिए 55 पूर्णांक मान अलग है तो बस पूर्णांक मान को देख के आप मान इसका आंसर बना दीजिए। क्यों 53 नहीं आया, 53 इसलिए नहीं आया कि इधर जो है आपके पास 4 डिजिट था। इधर देखिए जरा 4 डिजिट था तो हम यहाँ 0 करते, पहले 10 में से हम 7 घटाते तो 3 आता, फिर 9 में से हम 4 घटाते तो 5 आता, फिर हम 8 में से जो है 5 घटाते तो 3 आ जाता। एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, लेकिन मैंने 2 डिजिट लिया है और सार्थक मान को लेकर के हमने आंसर बना दिया। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। यार इतना छोटा छोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये तो आपको समझना ही होगा। यहाँ देखिए जरा नीचे दूसरे वाले सवाल में, यह 8 अंकों की संख्या ऐसे दी गई है, 4 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन,
लेकिन इसका आंसर आप 2 सेकंड के अंदर बता सकते हो अगर जो बच्चे जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो 4 से जो भी नंबर डिवाइड होता है या कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर जो है किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो सीधे दिख रहा है कि 8 8 8, तो जब 8 8 आया तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, ये पी पर डिपेंड नहीं है। पी का मान कुछ भी रखेंगे तब भी ये 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है कि पी का अधिकतम मान बताइए। अधिकतम मान का मतलब ये हो गया कि इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे अधिक होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसमें p की जगह पे 9 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा, 4 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा, 5 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा, 7 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो ये 2 सेकंड का सवाल था, दिखते ही आप बता सकते थे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो p पे डिपेंड नहीं है। अब p का चारों ऑप्शन में सबसे अधिकतम मान कौन सा है? तो 9 है। इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा सबको। आइए हम लोग जो है RRB NTPC 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में 2 क्वेश्चन और आपके साथ जो है स्क्रीन पर है। आइए देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। 5z माइनस 9y का होल स्क्वायर प्लस 9z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 81z स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखिए, इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए जरा ऑप्शन में ABCD, इसमें जो है चारों ऑप्शन में आप किसी भी एक टर्म को पकड़ लीजिए, क्योंकि सभी टर्म अलग अलग हैं। इसमें 30z है, 16z है, 25z है, 15z है, इसके भी सभी वैल्यू y वाले अलग अलग हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि y वाले सभी टर्म को निकालो। तो जरा y वाले सभी टर्म को निकालो। देखो 9 9 81 y स्क्वायर और 5 5 25 y स्क्वायर, 81 और 25 मिलकर कितना होगा? 106 y स्क्वायर। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर इसीलिए देता है कि आपके माइंड को टेस्ट करता है। अब आप बेस से सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को 2 मिनट तो लग ही जाना है। स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर माइनस 90z y। फिर दूसरे वाले को एक्सपेंड कर दीजिए तो आप कहेंगे 81z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 90z y और माइनस है 81z स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या इसमें कैंसिल हो रहा है। 81z स्क्वायर से 81z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 90z y से 90z y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 25z स्क्वायर और 81 y स्क्वायर और 25y स्क्वायर, तो मिलके कितना हो गया? 25z स्क्वायर प्लस 106 y स्क्वायर। अब हर टर्म को लिखने में आपके 2 सेकंड लग जाएंगे। तो मैंने कहा आपसे किसी भी एक टर्म को पकड़ लो, चाहे z की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, तो आपके आंसर मैच कर जाएंगे। इसके नीचे जरा देखिए 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या है? तो ये जो है फैक्टर को देख करके ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ सीधी तरह 4 मेथड लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लग रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, मैं हम बच्चों को रिपीट करा दूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। a की वैल्यू कितना है? तो 9 है। b की वैल्यू कितना है? -9 है। c की वैल्यू कितना है? 1 है। बस इसमें रख दिया जाए तो b की जगह पे -9 रखेंगे तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9 दूना 18। अब देखिए ऑप्शन भी मैच करना शुरू हो गया। 9 प्लस 81 में से 45 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 81 और 81 में से 9 चौक 36 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 45 और ये हो गया 18। यही आंसर है आपका। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर
ए सही है। दोनों शानदार क्वेश्चन थे, बट सबके आंसर जो 10 सेकंड के अंदर निकल जाएंगे। आइए जो है हम लोग एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में 2 क्वेश्चन और जो है आपके सामने स्क्रीन पर हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तैराक धारा के अनुकूल 37 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तो शांत जल में तैराक की गति बताइए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। शांत जल में तैराक की गति पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, औसत निकाल दो। 37 + 27 बटे 2, 7 और 7 14, 3 2 5 1 6, भाग दे दो, कितना आ गया 32। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस आपको पैटर्न को ध्यान रखना है, आंसर अपने आप मिलेंगे। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। सबको पता है कि केंद्रक के निर्देशांक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आसान शब्दों में कहा जाए तो x के सभी निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग दे दो और y के सभी निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग दे दो। तो जरा देखा जाए, 1 7 1 8, 8 और 10 18, 18 को 3 से भाग दे दो। y वाला देखो 4, 8 4 12 12 24, 24 को जो है 3 से भाग दे दो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 का 8। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 2 और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आप देखिए जरा क्या है। a² + b² की वैल्यू आपके पास 82 है, ab की वैल्यू 6 है, a बड़ा है b से, तो a - b और a + b का मान बताइए। बच्चों फार्मूला ही है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर को निकालना अभी आप चुटकियों में सीख जाएंगे। रूट लगा देना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे a² b² - 2ab, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + b² + 2ab। बहुत सिंपल है। a² b² की वैल्यू आपके पास मालूम है, ab की वैल्यू आपके पास मालूम है। वैल्यू रख करके और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आंसर आने वाला है? भाई 83 में से 12 घटा दो और 83 में 12 को जोड़ दो। घटाना सबको आता है, 71 आ गया। जोड़ना सबको आता है, 95 आ गया। और तुरंत इसका आंसर 30 सेकंड के अंदर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसके नीचे देखिए, एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, एक अन्य नल पूरी टंकी को 18 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? ये पहला नल है, ये जो है उसे 14 घंटे में भरता है, और ये दूसरा नल है, यह इसको 18 घंटे में खाली करता है। कितना लीटर पानी होगा टंकी का? आप एलसीएम निकालते हैं। 14 और 18 का एलसीएम यहाँ देखिए, दोनों में कॉमन है। इसका 7 बचेगा, इसका 9 बचेगा। 9 × 63 और 63 दूना 126। अब क्या होगा? 14 से इसको भाग दे दीजिए तो 9 आ जाएगा। 18 से इसको भाग दे दीजिए तो 7 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नल जो है पहला वाला 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेगा। दूसरा वाला जो नल है वो 1 घंटे में 7 लीटर पानी खाली करेगा। तो 1 घंटे में टंकी में कितना पानी बचेगा? तो 2। क्यों? 9 लीटर भरा जाएगा, 7 लीटर खाली हो जाएगा, तो 2 लीटर बचेगा। यही आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में भरेगा। टोटल भरना कितना है? 126, और 126 को 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि इसका अंतर 2 ही आया है। तो कितना आ गया? 63 घंटा। मतलब वो पूरी टंकी 63 घंटे में खाली हो जाएगी। भाई देखिए, ये बच्ची जो है आप सभी लोगों को हाय बोलती है और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करती है कि जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों का एग्जाम अच्छा हो।
बोलो बेटा, लाइक, शेयर, कमेंट। सीखिए बच्चे से। धन्यवाद। आरआरबी एमटीपीसी 2025 के 2 और क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पर हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, आप इसे देखें। ए की आय का 5 गुना बी की आय में जोड़ा जाता है तो 95 वर्ष के बराबर होता है। तो अगर ए की आय ए ही रहने दिया जाए, ए की आय को ए ही रहने दिया जाए तो ए की आय का 5 गुना और बी की आय में जोड़ा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 95 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन होगा। बी की आय का 2.2 गुना ए की आय में जोड़ा जाए तो यहां से जरा देखिए, तो ए की आय में 2.2 गुना बी की आय जोड़ा जाए तो किसके बराबर हो रहा है? 63 के बराबर हो रहा है। बी की आय पूछ रहा है तो ए की आय को एलिमिनेट कर दो, तो ए की आय की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, पहले वाले क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहां रख देता हूं, कैसे हो रहा है ध्यान से। ए की आय अगर निकालना होगा तो आप कहेंगे 63 माइनस 2.2 भी, तो 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 और ये हो गया 63 माइनस 2.2 भी और प्लस बी, इसकी वैल्यू 95 वर्ष के बराबर है। हमने ये का मान उठाया और पहले वाले समीकरण में रख दिया। 5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 × 15, 5 × 30, 315। इसमें 5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11। डेसिमल भी खत्म हो गया और ये आपके पास बी है। इक्वल टू कितना आ गया? 95। ये है आपके पास 11 भी माइनस में है और 1 भी प्लस में है, तो माइनस 10 भी होगा, उधर उठा के ट्रांसफर कर दो तो वो प्लस हो जाए और 315 में से 95 को माइनस कर दो, इधर आ गया आपके पास 10 भी। 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ हो गया 2 और वैल्यू कितना आ गया? 10 भी। एक 0 से एक 0 काट दो, देखो 22 कहाँ पर है। मैंने जो है प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया और उससे आसानी से, देखिए बेस भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएगा। इसके नीचे देखिए, ए एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो ए अगर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 28 दिन में पूरा करता है, तो 24 और 28 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, यहाँ 6 बचा और यहाँ 7 बचा, तो 7 6 42 चौका 4 का गुणा कर दीजिए तो 4 दूना 8, 4 चौका 16। और इसमें क्या होगा? ये 7 हो गया, 24 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 7 दूना 14। इसको क्या होगा? जब 28 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ये टोटल आपको काम कंप्लीट करना है और ए जो है एक दिन में 7 काम करता है और बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। अब क्या होगा? अल्टरनेट दिन में काम हो रहा है। सबसे पहले बी शुरू करेगा, उसके बाद ए, फिर बी शुरू करेगा, उसके बाद ए। तो आप कहेंगे अगर बी पहले दिन काम किया होगा तो 6 काम करेगा और 7 अगर दूसरे दिन, ये दूसरे दिन काम किया होगा तो 7 काम करेगा और दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 काम। मतलब पहले 2 दिन में 13 काम हुआ, तो 13 से इसको भाग दे दीजिए। जब 13 से 168 में भाग दे देंगे तो आप कहेंगे कितना आ गया? 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13, 38 बचा, 13 दूना 26, कितना बचेगा? 12 काम बच जाएगा। मतलब कि अगर अल्टरनेट डे पे काम करें, पहले बी उसके बाद ए, तो टोटल जो है 12 दिन काम चलेगा। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24, क्योंकि 2 दिन जोड़ा जा रहा है, बी का एक दिन और ए का दूसरा दिन, दोनों मिल करके 13 काम किए, तो प्रत्येक 2 दिन पर ही काम हो रहा है, इसलिए कुल दिनों की संख्या यहाँ तक 24 हो गया। तो 24 दिन तो पहले हो चुका है। अच्छा, अब 12 बचा हुआ था, तो 12 जब बचा हुआ था तो बी करेगा 6 और बचा कितना? 6 और 6 कौन करेगा? ए करेगा। तो बी जब
6 करेगा तो अगले दिन बी करेगा तो 24 दिन हो चुका था और 24 में एक दिन बी वाला, ये 25 हो गया। बचा जो 6 है उसको जो है ए करेगा तो ए का जो क्षमता है 7 है तो 6/7 हो जाएगा। तो 25 सही 6/7 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 2 क्वेश्चन और जो है आपके सामने स्क्रीन पर है और देखिए जरा इसको पढ़िए क्या है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 18% है। आपको पता है जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो जो दर होता है वो आधा हो जाता है। तो 18 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 9%। और जो समय होता है, समय जिसे आप टाइम कहते हैं, समय 2 गुना होता है। तो 1 साल था तो यहाँ 2 करेंगे तो 2 साल हो जाएगा। मतलब 2 बार का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। ये है आपके पास 60,000 अमाउंट है। इस अमाउंट का पहले साल का ब्याज 9% से, तो 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 9×4 = 54। फटाफट कैलकुलेशन करना है। फिर पहले दूसरे साल में भी आएगा कितना 54, क्योंकि इसका भी 9/100 निकालेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है इसके पहले ये जो ब्याज मिल चुका है इसका भी निकालेंगे 9/100। तो 9/100 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 9×4 = 36 और 9 बचे 45 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 48। टोटल ब्याज हमने निकाल दिया। ये पहला ब्याज हो गया, ये साधारण ब्याज में आएगा। अगर साधारण ब्याज पूछता तो यहाँ तक निकालते, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तो यहाँ तक निकालेंगे। आपको मालूम है कुल राशि के लिए सभी ब्याज को उसके अमाउंट में जोड़ना होता है। मैंने तो देख लिया कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, ठीक है, और यहाँ भी 0 है और यहाँ 86 है। हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ 86 है, तो यहाँ पर 86 है लास्ट 2 डिजिट में और कहीं नहीं है, तो हम इसी को आंसर बना देंगे। आपको जोड़ के दिखा देता हूँ कि 60,000 अमाउंट था, 60,000 आपके पास सॉरी प्रिंसिपल था। जब आपने ब्याज निकाला तो 54 दूना 108 और 108 में आपको और कितना जोड़ देना है 486। ये आ गया टोटल अमाउंट। देखिए 6, 8, 12 और 71,286। आइए नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 7.4 तृतीय अनुपात है। देखिए इसका संबंध इनके साथ है, फिर इसका संबंध, अच्छा इस पर भी एनटीपीसी में दोनों शिफ्ट में सवाल पूछा है, इसलिए आप लोग ये सब देखिए पैटर्न को पकड़िए। हम लोग क्या करते हैं तृतीय अनुपात का गुणा करते हैं आपस में और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का गुणा करते हैं आपस में। गुणा करते समय ध्यान रखिए यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएगा और 37 गुना 74 होता है। 2 से बस इसको भाग दे दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। ये जो है 2 सेकंड से भी कम का आंसर था। समझ में आ रहा होगा, धन्यवाद। या ऑप्शन कौन सा है भाई सी नंबर, तो सी नंबर ऑप्शन टिक कर दीजिए। आइए जो है हम लोग एनटीपीसी 2025 के 2 और क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पर है और बहुत ही शानदार इस बार के शिफ्ट में सवाल बहुत अच्छे से आए हैं, लेकिन सब ठीक है बना लेंगे आप। जरा देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप लिखा हुआ है, आपका मतलब गुणा होता है। तो आप देखिए जरा आपका मतलब अगर गुणा होगा तो 7 गुणे 3/5 और ये 5/9। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया 7/3। अब 25 को भाग देना है 7/3 से। हमने बताया था कि भाग को आप गुणे में बदल दीजिए, तो आप कहेंगे 3/7। जब भाग के चिन्ह को गुणे में बदलते हैं तो भिन्न रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आगे आपके पास कितना 25 × 75 और 75/7। देखिए ऑप्शन में कहां पर है तो डी नंबर है, इसका डी आंसर हो जाएगा। औसत पे जो क्वेश्चन आ रहा है दूसरा वाला, ये देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 7 और 8 अगस्त में ऐसे सवाल पूछे गए थे और फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है डिजिट को चेंज करते हुए। तो आप लोग जो है क्या करें भाई पीछे के जो वीडियो है उसको भी निकाल के देख लें कि 7, 8 और 11 में कौन कौन सवाल आए हैं, तो आपकी ये क्वेश्चन पत्र भी समझ में आ जाएगा।
फिर भी हम बता देते हैं। यह देखिए 50 छात्रों का औसत स्कोर 45 है, 25 का स्कोर गलत पढ़ा गया, 25 का स्कोर गलती से 35 पढ़ा गया, मतलब यहाँ 10 का अधिक हो गया। दूसरे में 30 का स्कोर गलती से 28 पढ़ा गया, 2 की कमी हो गया। पहले 10 अधिक पढ़ा गया था, बाद में 2 कम पढ़ा गया, तो कितना अधिक हुआ? 8। और 8 जब सब में अधिक हो जाएगा तो उसका औसत अधिक बन गया होगा। इसका मतलब 8 को 50 लोगों में बांट दो। तो जैसे ही 8 को 50 लोगों में बांटेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 16/100 हो गया और बराबर कितना? 0.16। इसका क्या मतलब निकला कि औसत में वृद्धि हो गई। पहले औसत 45 था, अधिक दर्ज होने से 0.16 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 45 से 0.1 क्या कर दो? माइनस कर दो। और जब 45 से 0.1 माइनस करेंगे तो 44.84 आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग एनटीपीसी 2025 के 2 और नए क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आज ही के शिफ्ट का है। एक व्यक्ति को प्रतिमाह 2580 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है। तब बताओ पूरा वेतन 100% होता है, 45% बचाएगा तो 55% खर्च करेगा, मतलब 55% की वैल्यू चाहिए। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? 100% पूरा वेतन होता है और 100% की वैल्यू 2580 रुपए है, तो 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो तो ये 5 हो जाएगा और 5% की वैल्यू 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 9 18। आपको चाहिए कितना? 55%। तो 11 का गुणा कर दो तो 11 बचे 55, अब 11 9 99, 11 दूना 22, 22 और 9 मिलके कितना हो जाएगा? 31, 11 × 9 11 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 14। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके नीचे देखिए, यश 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 424 किलोमीटर की यात्रा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताइए। इस पर भी सवाल, तीनों शिफ्ट में सवाल आया है, 7, 8 और 11, हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है औसत गति पर। औसत गति क्या होता है? चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो पहले तो दूरी देख लीजिए कितना आ रहा है, 204 और 424, 600 और यहाँ से 3, 6 3 970, 990, 994, कुल दूरी हो गया 994 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 424 किलोमीटर और 366 किलोमीटर। अच्छा, ये पहले समय कितना लिया? 23 का कितना गुना है? तो 3 गुना आ जाएगा। और ये कितना समय ले रहा है? 53 का कितना गुना है? तो कितना? 8 3 24, 8 बचे 40, तो ये जो है 8 गुना है। और 366 जो है 61 का कितना गुना है? तो 6 गुना है। तो यहाँ समय पता चल गया। पहले वो 3 घंटा ले रहा था, उसके बाद 8 घंटा ले रहा था, उसके बाद 6 घंटा ले रहा था। तो 8 6 14, 14 3 17 घंटा कुल लिया गया समय। और ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। अब काट दीजिए, 17 17 बचे 85 और 17 बटे 100, 17 बटे 17 बचे 85 हो गया। कितना बच रहा है? 85 अगर माइनस करेंगे तो 44 बचेगा, 144 और 17 बटे 136, तो बचेगा कितना? 58 आ गया। आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे आप ऑप्शन भी देखते जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करते करते ऑप्शन भी देख रहे थे, इसलिए हमको दिखाई दिया पहले दोनों स्थान पर 5 और 8 मिल गया, हम आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग एनटीपीसी 2025 के जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं उसके सॉल्व करने के क्रम में 2 और क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, कुछ इस प्रकार से है।
8 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, शेष 3 संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर 8 संख्याओं का औसत मालूम है तो 15 गुणे 8 करेंगे तो कुल सम आ जाएगा 15 बट्टे 120, और 5 संख्याओं का औसत है तो 18 बचे 90, इसका भी सम आ जाएगा। इसका मतलब है 3 संख्याओं का सम आपको पता चल गया, कितना आ गया 30, और 3 संख्याओं का औसत निकालना है, 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप कहेंगे तो इसको मैं और भी बहुत सारे मेथड से जानता हूं, उसको भी सुन लीजिए। होता क्या है कि यहाँ देखिए जरा, पहले 8 लोगों का औसत 15 है और 5 लोगों के औसत 18 है। यहाँ औसत में 3 की वृद्धि हो गई, तो 3 की वृद्धि होने का मतलब सम में कितने का वृद्धि होगा? तो सम में आप कहेंगे 15 का वृद्धि होगा, और वह 15 इन 3 लोगों में बांट दीजिए, तो कितने का हो गया 3 बचे 15। पुराना वाला औसत कितना है 15, 15 में से 5 निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं औसत के, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आसान था तो मैंने जो है बेस मेथड से बता दिया। मैंने क्या कहा, 8 लोगों का औसत 15 है, 15 बटे 120, 5 लोगों का औसत 18 है तो 18 बचे 90, और 120 में से इसको घटा दीजिए, 3 लोगों का सम आ जाएगा, और 3 लोगों का जब सम आ जाएगा 3 लोगों का औसत कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। इसके नीचे देखिए जरा, राहुल अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित करता है। यदि वह 50% की छूट देता है तो वस्तु को 59860 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर उसका सीपी 100 है तो 64% अधिक करेगा तो मार्क प्राइस हो जाएगा 164। अब इस मार्क प्राइस पर 50% छूट देगा, मतलब आधे की छूट देगा, तो 82 छूट होगा तो कितना बचेगा 82 बच जाएगा। और क्वेश्चन में इसी 82 की वैल्यू दिया गया है 59860। अब देखिए जरा, पहले 2 से काट दीजिए तो 41 आ जाए, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6। अब देखिए जरा 41 से कितनी बार जा रहा है, 41 से ऑप्शन को भी देखते जाइए, देखिए 7 बार जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 7 चौक 28, जी हाँ जा रहा है, 7 एकम 7, 9 में से 7 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब कितनी बार जा रहा है, तो 3 बार, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। इसका मतलब क्या होगा कि 41 से यह कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार में 73 बार में, और 1 जीरो लगा दीजिए 730 बार में। आपको वैल्यू किसका चाहिए था, 100 का चाहिए था, तो 1 की वैल्यू अगर 730 है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 73000। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 2 क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर है, और देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है। कैसे है, 216 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही पता होना चाहिए, 6a² होता है, और 6a² की वैल्यू 216 है, 6 से काट देंगे 36 बार में, a² की वैल्यू 36 है, तो a की वैल्यू 6 हो गया। क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का मान होता है 1 क्यूब, मतलब 6 का घन पता होना चाहिए, तो 6 का घन कितना होता है 216। देखो 216 कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितना प्यारा सवाल है, 216 पृष्ठीय क्षेत्रफल और 216 घन का आयतन। अगला देखिए जरा, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए 8 का वर्ग 64, 7 का 3 बार गुणा कर दीजिए, अच्छा है इसको 7 गुणे 49 लिख लीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है 64 का वर्ग करेंगे तो 8 आएगा, इसका मतलब 64 का वर्गमूल 8 है, और जो है 2401 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है, तो 49 का, किसका वर्ग होता है 49 का, तो 2401 का वर्गमूल 49 हो जाएगा। वर्ग याद है तो सवाल आसान है, 8 बटे 64 और 8 सते कितना आ गया 56। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है 56, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में 2 और क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है जो जमीन के साथ
30 अंश का कोण बनाती है, तो फिगर आपका ऐसे बन गया। ये 30 अंश है, ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई 8 मीटर दी गई है। हमने क्या बताया था, जब 30 अंश देखिए तो 30 के सामने वाले भुजा को 1 और विकर्ण को 2 और आधार को कड़ी में 3 लेके चलना चाहिए हमेशा। ऊंचाई और दूरी को जो बच्चे नहीं जानते इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा जब 30 हो, 30 के सामने 1, यहाँ 60 होगा, 60 के सामने कड़ी में 3 और 90 के सामने 2 लेके चलिए। अब बताइए जरा, सीढ़ी की वैल्यू कितना है, 8 मीटर है, तो कितने का गुणा कराएंगे, तो 4 का, तो 4 का गुणा सभी में करा दीजिए। अब बताइए क्या पूछा है, दीवार की ऊंचाई कितना है, ये आपका दीवार था, तो दीवार की ऊंचाई 4 मीटर आ गया, आपका आंसर हुआ। इसी को कहा जाता है बिना फार्मूले का मैथ सॉल्व करना, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन बताइए। भाई अर्धवृत्त का आयतन कितना होता है सबको पता है। अब इसकी वैल्यू हो गया 2/3, आंसर पाई में है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, और 24 गुणे 24 गुणे 24 तो 3/24। अब देखिए जरा, 8 दूना 16, 16 गुणे 24 गुणे 24, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को डिजिट्स, यूनिट डिजिट से निकाल दीजिए। कैसे यूनिट डिजिट, देखो जरा, 4 चौका 16, 6 आया और 6 छवा के 36, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। देखो कहां पर यूनिट डिजिट 6 है, सी वाला आंसर हो गया करेक्ट, यस। चलिए हम लोग जो है एनटीपीसी 2025 के जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं उसके सोल्यूशन को लेकर के आपके सामने आए हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं लिख करके और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जितना मुझे लिखने में टाइम लगता है ना, उससे कम समय लगता है आपको समझाने में। बड़ा मतलब ऐसा समय बन गया है। बाकी जितने लोग वीडियो बना रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, सबका जो है बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा आपको। आगे देखिए, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 201 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, कितना सिंपल है। एक की वैल्यू 201 है तो 5 की वैल्यू गुणा कर दो, 5 × 5 और 5 × 10। देखो तो 1005 कहाँ पर है। इसके नीचे देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 7 अगस्त वाले शिफ्ट में भी था, ऐसे ही सवाल था कि उत्पादन में 20% की कमी हो गई। जनशक्ति में कमी के कारण कारखाने के उत्पादन में 20% कम हो जाता है, और मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमने बताया था आपके पास की प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो मैन और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या होगा, जनशक्ति में कमी हो रही है, ठीक है, तो जनशक्ति कम होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, वो उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो आप क्या देखेंगे कि उत्पादन 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब कि पहले 5 हैं आदमी और 1 की कमी हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये मैन का अनुपात है, ठीक है। तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा और ये 5 का होगा। देखिए उत्पादन में कहीं नहीं कमी आएगा, 5 जोड़ के 20 उत्पादन यहाँ है, 5 जोड़ के 20 उत्पादन वहां पर है। अब क्या है, पहले 4 घंटा ले रहा था, अब 5 घंटा लेगा, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि हो गया, और 1 की वृद्धि किस पर हुआ है, 4 पर हुआ है, और 1/4 की वैल्यू कितना होता है, 25%। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में 2 क्वेश्चन और आपके पास स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो रेलगाड़ी का उसी की तैयारी आप कर रहे हो। देखिए 99 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन ए चल रही है, विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 1.5 गुना है। ट्रेन बी 1
पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है तो पुल की लंबाई, ये क्वेश्चन जो है 2 शिफ्ट में है। अगर एक शिफ्ट में होता तो थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन 2 शिफ्ट में होने की वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और कुछ नहीं। हम लोग करते क्या है कि चलिए भाई डिस्टेंस निकाला जाए, तो कैसे निकलता है, तो जो ट्रेन है, पहले ट्रेन की लंबाई ट्रेन ए है, ट्रेन ए की लंबाई को हमने क्या बना लिया, यल बना लिया, तो ट्रेन बी की लंबाई इसका 1.5 गुना है, ए हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई। कितना आ गया दोनों ट्रेन की लंबाई, तो आप कहेंगे 2.5, ये हो गया 2.5 यल। और चूंकि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो 4 को जोड़ दीजिए, तो 99 और प्लस 72 कितना हो जाएगा 171। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। और टाइम कितना है 46 सेकेंड। अब इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/2। और यहाँ देखिए जरा, ये हो गया आपके पास 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 9 बार में, और 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए 19 बार में, 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए, तो यल की वैल्यू आ गया 19 × 46, तो 19 छक्का 114, 11 बचेगा, 19 + 76 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 87, 887। ये तो ट्रेन ए की लंबाई है, तो ट्रेन बी की लंबाई निकाल दीजिए, तो 1.5 गुना, तो 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2, तो 874। अब 1.5 गुना निकाल दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 त्रिका 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 1 13। ट्रेन बी की लंबाई आ गया कितना 1311 मीटर। अब दूसरा केस यहाँ से शुरू हुआ, तो दूसरे केस में क्या करना है कि ट्रेन बी ये पुल को 82 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को अगर आप x बना लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए, और कितने देर में पार करती है तो 82 सेकेंड में, 82 का गुणा कर दीजिए। अब चलिए जरा, 18 चौक 72 होता है, 5 चौके 20 और 20 गुणे 82 कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना 4 और 2 अट्ठे 16। आपको पता चल गया कि 1640 में ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों है, तो x कितना आ जाएगा 1640 में से इसको घटा दीजिए, तो 1640 माइनस 1311, तो 9 हो गया। अब देखो 9 कहाँ है 2 है, तो एक और ऑप्शन कर लो, ठीक है, 10 में से 1 गया 9 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा ये 2 केस था इसलिए थोड़ा लंबा होगा, आगे देखिए। अवलोकन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अगर 11 विषम संख्या है तो 5 इधर से कट जाएगा, 5 उधर से कट जाएगा, छठवीं संख्या माध्यिका होगी, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होता है और वही क्रम में बनाना होता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या 11 है। 11 के बाद कौन है तो 12 है, 12 के बाद कौन है तो 38 है, तो 38 लिख लेंगे, और ध्यान देंगे 38 2 बार है, 38 2 बार है। 38 के बाद कौन सा नंबर है तो आप कहेंगे 49 है। 38 के बाद कौन नंबर 49, ध्यान से देखते जाइए, 5 नंबर लिख लिए हैं, अगला नंबर माध्यिका होगा 49 से बड़ा कौन है, 49 से बड़ा 53 है, तो 53 ही माध्यिका होगी, आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो माध्यिका की वैल्यू कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन और जो है स्क्रीन पर है, ये सेशन का लास्ट 2 क्वेश्चन है, और देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी अभी आया है ये 7 8 और 11 हर क्वेश्चन में रिपीट कर, हर सेशन में रिपीट कर रहा है। इसका सोल्यूशन मैं जल्दी बताऊंगा, जिसको विस्तार से देखना होगा वो पीछे जाके वीडियो में जा करके देख लेगा। करना कुछ नहीं है, इन सभी अनुपात दिया हो उसका एलसीएम मालूम है, इनका तुरंत आप क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं,
और इसी की वैल्यू एलसीएम के बराबर कर देंगे। x का मान निकालना है तो 8 से काट दीजिए, 8 9 72, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। देखिए 472 है क्या कहीं? हाँ, बी वाले में है, यही इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे देखिए एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज आपको दिया जाए तो रिजल्ट है, रिजल्ट याद रखना होगा आपको कि अगर ऐसा कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी इनके कोण हैं और पूछा जाए कि इनके बाइसेक्टर किसी बिंदु पर मिलते हैं, किस बिंदु पर मिलते हैं? ओ, तो यहाँ का जो कोण होता है DOC, इसकी वैल्यू सामने वाले कोणों के योग का आधा होता है। तो कोण ए और कोण बी के योग का आधा। अब जरा इनका योग कीजिए तो कितना है? 53 और 46, तो कितना आ जाएगा? 9 और 9, 9 99 का आधा कर लीजिए तो 2 चौके 8, दोनों 8 18 और 2 बचे 10। तो सी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा।